प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग एलटी, जीआईसी और टीजीटी पीजीटी के लिए क्लासेस कर रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले एनसीईआरटी के जो हमारे एनसीईआरटी है उसको पढ़ने वाले हैं, जो कि हिंदी मीडियम में हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे टोटल हिंदी में। उसके बाद दूसरी क्लास हम लोगों की एनसीईआरटी सोल्यूशन होने वाली, जो कि बोथ लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश में। और तीसरी जो क्लास होने वाली हमारी, वो टॉपिक के अकॉर्डिंग क्लास होने वाली। जो टॉपिक हमारे हैं उन टॉपिक के अकॉर्डिंग हम लोग क्लास करने वाले हैं, जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। क्लियर है? अब चलिए आगे की बात करते हैं। निर्णय बैच आपके लिए पूर्णतः फ्री है। यदि आप नहीं जुड़े तो जल्दी से जुड़ जाइए। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप करके जुड़ सकते हैं, 8004109989 पे आप हमें व्हाट्सअप करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और निर्णय बैच का हिस्सा बन सकते हैं, जो आपके लिए पूर्णतः फ्री है। हम लोग एनसीईआरटी की क्लास में अभी तक क्लास 11th के 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। यह आपका चौथा चैप्टर है, जिसमें हम लोग आज प्राणी जगत के बारे में पढ़ने वाले। इसके पहले मैंने आपसे बताया कि दूसरे चैप्टर में पूरे जीव जगत को 5 भागों में बांट दिया गया, 5 अलग अलग जगत में। पहले जगत को मोनिरा जगत कहा जाता है, जिसमें सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया, जिसमें बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है, ठीक है, और ब्लू ग्रीन एल्गी। उसके बाद मैंने दूसरे वीडियो में बताया प्रोटिस्टा के बारे में, दूसरा किंगडम प्रोटिस्टा। फिर हमने तीसरे किंगडम फंजाई के बारे में चर्चा की। फंजाई को आपने देखा कि कैसे कैसे बांट दिया गया, फाइगोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक है। उन सब के बारे में मैंने एक एक करके डिटेल में पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने किसमें किंगडम प्लांटी पढ़ा पूरा, तो उसमें चाहे आपका वो थैलोफाइटा रहा हो, ब्रायोफाइटा रहा हो, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सबको एक एक करके डिटेल में पढ़ा। उसके बाद हमारा फंजाई खत्म हुआ, प्लांटी खत्म हुआ। अब हमारे पास कौन बचा है? एनिमल किंगडम बचा है। एनिमल किंगडम को भी हम लोग तेजी से साथ कवर कर लेंगे। मैं बता दूं कि एनिमल किंगडम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग 900 क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक के एग्जामों में। अगर अभी तक के एग्जामों की बात करें तो लगभग 900 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उस 900 क्वेश्चन में से जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, आप हो सकता है टीचर वीडियो में अलग अलग प्रैक्टिस पेपर में किए होंगे, उस 900 में से आप देखेंगे कि 600 क्वेश्चन तो आपकी एनसीईआरटी में ही मिल जाएंगे, एकदम टू दी पॉइंट में मिल जाएगा। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को तैयार करने के लिए गाइड मान करके तैयार करिए, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो रिवीजन था वो हो गया, अब यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। प्राणी जगत में सभी प्राणियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए दिया गया है कि वर्गीकरण का आधार पढ़ेंगे, प्राणियों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। इसके पहले हम प्राणियों का पूरा वर्गीकरण पढ़ें, आधार पढ़ें, संगठन पढ़ें। उसके पहले हम लोग यहाँ पाते हैं, थोड़ा सी एक नज़र डालते हैं प्राणियों के क्लासिफिकेशन के बारे में, और फिर उसके बाद हम लोग एक एक करके सारी चीज़ों को स्टार्ट करेंगे और पढ़ते हुए आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर अगर हम क्लासिफिकेशन पर नज़र डालें तो कहा गया कि एनिमल किंगडम कैसा है? बहुकोशिकीय होता है। इसको 2 भागों में बांट दिया गया, एक कोशिका स्तर में और अंग ऊतक और अंग तंत्र स्तर में, ठीक है। अब जब हमने कोशिका स्तर में बांटा तो कोशिका स्तर का जो एक कोशिकीय जीव होता है, जंतुओं का जो एक कोशिकीय जीव होता है, एक्चुअली में आपने देखा कि एक कोशिकीय को हम लोगों ने प्रोटिस्टा में पढ़ा था। तो एक कोशिकीय प्रोटिस्टा जो था, यहाँ पे एक कोशिकीय जो होना चाहिए था, जिसे आप लोग प्रोटोजोआ कहते हैं, वो प्रोटोजोआ को हमने ऑलरेडी किसमें? प्रोटिस्टा में डिस्कस किया है। आपने नहीं पढ़ा होगा तो जरूर पढ़िएगा, क्लास नीचे सब लगी हुई है प्लेलिस्ट में, तो वहां पर पढ़िएगा। प्रोटोजोआ को हमने कहाँ पढ़ लिया था? प्रोटिस्टा में। क्लियर है? अब बचा बहुकोश की जीव। बहुकोश की जीवों को हम लोग क्या कहते हैं? पोरीफेरा कहते हैं। कोशिका स्तर में बहुकोश की जीवों को क्या कहा जाता है? पोरीफेरा कहा जाता है। एक नाम याद रखिए, पोरीफेरा हो गया। उसके बाद ऊतक स्तर में आएंगे। ऊतक स्तर में आपके 2 जीव दिए गए हैं यहाँ पे, तो इसको पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए इसकी सम्मित क्या होती है, बॉडी किस तरह की सम्मित होती है? तो अरिसम्मित पाई जाती है, और किसी किसी में द्विपार्श्विक सम्मित। अरिसम्मित का मतलब होता है जब जीव को काटा जाता है तो 2 बराबर भागों में बंट जाते हैं, उसे हम कहते हैं अरिसम्मित। दूसरे में भी वही है, 2 बराबर भागों में बंट जाते हैं, लेकिन यहाँ पे दायां हिस्सा एक बनता है और एक बायां हिस्सा बनता है, जबकि यहाँ पे दायां बायां हिस्सा नहीं बनता। यानी अगर काट दें तो ऊपर नीचे का हिस्सा बन सकता है, ठीक है, दाएं बाएं का हिस्सा बन सकता है, हो सकता है आपका कौन सा क्या कहते हैं, ये इस तरह का हिस्सा बन सकता है। मतलब यहाँ पे जब दाएं बाएं का हिस्सा बनेगा तो वो क्या होगा? द्विपार्श्विक सम्मित होगी, और जिसमें दाएं बाएं का हिस्सा नहीं बनेगा वह अरिसम्मित के अंतर्गत रखा जाएगा, ठीक है। बाकी डिटेल में इसको पढ़ लेंगे, बस अभी याद रखने के लिए इतना जानिए। अब बात करते हैं यहाँ पे इसमें कौन आता है? निडेरिया आता है, ठीक है, नाइडेरिया आता है, निडेरिया कहते हैं, या सिलेंट्रेटा आता है। आप जानते होंगे कोलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा, कुछ लोग कोलेंट्रेटा पढ़ते हैं इंग्लिश में। सिलेंट्रेटा हो गया, जिसे हम लोग निडेरिया भी कहते हैं, और टिनोफोरा हो गया। 2 ऊतक स्तर के जीव हैं जो कि यहाँ पे हैं, ठीक। चलिए अब बॉडी कैविटी के हिसाब से, जिसमें बॉडी कैविटी पाई जाती है, नहीं पाई जाती है, झूठी पाई जाती है, तो उसके हिसाब से जिसमें बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती है उसे आगोही कहते हैं, एसिलोमेट कहा जाता है। जिसमें बॉडी कैविटी झूठी पाई जाती है उसे स्यूडोसिलोमेट कहते हैं,
और जिसमें सिलोम पाए जाते हैं उसे सिलोमेट एनिमल कहा जाता है। पार्श्विक कैसी बॉडी पार्श्विक कैसी होगी, दो पार्श्विक होती है, यहाँ पा जाते हैं। इसमें देखते हैं तो ये हो जाएगा प्लेटेहेलमिन्थीज, ठीक, एस्केलमेंथीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, उसके बाद कौन है, इकाइनोडर्मेटा के बाद हेमिकार्डेट, उसके बाद कौन है, कार्डेट है। कार्डेट का फिर आगे वर्गीकरण दिया गया है तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बस यहीं पे इतना छोड़ दीजिए। अब इधर आइए और एक एक करके पढ़ने का प्रयास करते हैं और चीज़ों को कल करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। जब आप अपने चारों ओर देखिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। देखिए यहाँ पे मैं आपका टाइम पास नहीं करता हूँ, डायरेक्ट बुक पढ़ते हुए आगे बढ़ता हूँ, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे फोकस करता हूँ, क्योंकि आप उसे फोकस कर लीजिए अपने बुक में, और जब अपने बुक में फोकस करेंगे तो उसे आप पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। बस इसीलिए एनसीईआरटी की क्लास चल रही है, इसलिए हम बहुत तेजी के साथ इसको कवर करते हैं। जब एनसीईआरटी सोल्यूशन चलेगा तो एक ही टॉपिक कवर करने में आपका 1 घंटे से 1.25 घंटे की क्लास होगी, या 20 से 25 मिनट की क्लास होती है, डेली होती है। आप जरूर देखा करें, आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा, ये हमें विश्वास है। जब आप अपने चारों ओर देखते हैं तो आप प्राणियों में विभिन्न संरचना के स्वरूपों के पाते हैं, अलग अलग संरचना के प्राणी आप देखे होंगे। अब तक लगभग 10 लाख से अधिक प्राणियों का वर्णन किया जा चुका, अतः वर्गीकरण का महत्व अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे इन नई खोजों में प्रजातियों के वर्गीकरण में उचित स्थान मिल पाता है, ठीक है। वर्गीकरण का आधार क्या रखा गया, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वर्गीकरण का आधार क्या है, किस आधार पर वर्गीकरण किया गया है, तो आप यहाँ पे याद रखिएगा प्राणियों की संरचना, पहला आकार में भिन्नता तथा कोश की व्यवस्था, शारीरिक सम्मित, प्रगुहा की प्रवृत्ति, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, जनन तंत्र, रचना के आधारभूत समानताएं पाई जाती हैं। इनके आधार पर इनको वर्गीकृत किया गया है। इन विशेषताओं के वर्गीकरण के आधार के रूप में प्रयुक्त किया गया है। इन कुछ वर्णन यहाँ पे दिए गए, ठीक है। संगठन का स्तर, कैसा संगठन का स्तर होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। संगठन के स्तर के बारे में बात करें तो यद्यप प्राणी जगत के सभी सदस्य बहुकोशिकीय होते हैं, कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, ठीक है, ये तो कुछ नया नहीं है, लेकिन सभी एक ही प्रकार की कोशिका के संगठन को प्रदर्शित नहीं करते। उदाहरण के लिए स्पंज की कोशिकाएं बिखरे हुए समूहों में हैं, अर्थात कोशिकीय स्तर का संगठन दर्शाती हैं। कोशिकाओं के बीच में श्रम का कुछ विभाजन होता है। सिलेंट्रेट कोशिकाओं की व्यवस्था अधिक होती है, उसमें कोशिकाएं अपना कार्य संगठित होकर ऊतक के रूप में करती हैं, इसलिए इसे ऊतक स्तर का संगठन भी कहा जाता है। और उच्च संगठन में आप देखेंगे जैसे कि प्लेटेहेलमिन्थीज, अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ देखिए प्लेटेहेलमिन्थीज के सदस्य और अन्य उच्च संघों में पाया जाता है कि ऊतक संगठित होकर के अंग बनाते हैं। आपसे पूछा जाता है को कौन सा जीव है जहां से अंग तंत्र बनना शुरू हो जाता है, आपका आंसर हो जाता है प्लेटेहेलमिन्थीज। आपको यकीन ना हो तो जाकर के देखिए टीजीटी 2013, 12 में, 11 में जो भी होगा वहां पे कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, 1-2 बार ने कई बार प्रश्न पूछा गया, आप जाकर प्रैक्टिस पेपर देख सकते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं एनसीईआरटी अगर आप पढ़ लेंगे ना तो जितना प्रैक्टिस पेपर आप सॉल्व कर रहे हैं वो सब कुछ यहाँ पे दिया गया है, बस आपको थोड़ा सा चैतन्य मन से पढ़ना होगा, जिसे आप क्या कहते हैं कॉन्शियस माइंड के साथ आपको इसको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। चलिए कह रहा क्या हो गया, इसमें ऊतक संगठन अंग निर्माण होता है, प्रत्येक अंग एक विशेष कार्य करते हैं। प्राणी में जैसे एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, रज्जुकी के मिलकर के शरीर की रचना बनाते हैं। चलिए कार्य करते हैं प्रत्येक, ये कहां से आ गया, हाँ यही, प्रत्येक कार्य करते हैं, प्रत्येक तंत्र एक विशिष्ट कार्य करता है। इस तरह की संरचना अंगतंत्र कहलाती है, ठीक। अंगतंत्र स्तर का संगठन कहा जाता है। विभिन्न प्राणी समूहों में अंगतंत्र विभिन्न प्रकार की जटिलताएं प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए पाचन भी अपूर्ण होता है, देखिए ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ देखिए उदाहरण के लिए पाचन भी अपूर्ण व पूर्ण होता है। अपूर्ण पाचन तंत्र में एक ही बाह्य द्वार होते हैं, कह रहा एक ही द्वार पाया जाता है जिससे हम भोजन को निगलते भी हैं और अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते भी हैं, यानी भोजन को लेने और निकालने के लिए एक ही द्वार पाए जाते हैं। देखिए जो मुख्य और गुदा दोनों का कार्य करता है। उदाहरण कौन है, प्लेटेहेलमिन्थीज। एक बार नहीं कम से कम ये 10 बार प्रश्न पूछा गया है, आप जाकर के मिला लीजिए प्रैक्टिस पेपर, ठीक। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे मिल गया, 2 क्वेश्चन हो गए हमारे, अच्छे। आगे बढ़ जाते हैं। पूर्ण पाचन तंत्र 2 बाह्य, क्या है, पूर्ण पाचन तंत्र में 2 बाह्य छिद्र होते हैं, ठीक है, एक मुख होता है, एक गुदा होता है। इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र भी 2 प्रकार का होता है। परिसंचरण तंत्र भी 2 प्रकार का होता है, खुले परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र। प्रश्न यहां से भी पूछा गया, खुले परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं, जब कोई रक्त समूह या बहता हुआ रक्त बॉडी के एक भाग से दूसरे भाग में जाने के लिए
डायरेक्ट चला जाता है, हृदय से निकल करके सीधे भाग में चला जाता है, कोशिकाओं तक चला जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, खुले प्रसंचरण तंत्र कहते हैं। जैसे रक्त तंत्र में रक्त का बहाव हृदय से सीधे बाहर भेजा जाता है तथा कोशिका एवं ऊतक इसमें डूबे रहते हैं। ठीक। बंद प्रसंचरण तंत्र, रक्त में संचार हृदय से भिन्न भिन्न व्यास की वाहिकाओं द्वारा होता है, जिसे आप धमनी, सिरा और कोशिकाएं कहते हैं। हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, फिजियोलॉजी है तो वहां पे पढ़ेंगे सब कुछ। ठीक। अब यहाँ देखिए कुछ दिया गया है सममित के बारे में, अभी बता रहे हैं सममित क्या होती है। सममित, सममित मतलब होता है, क्या कहते हैं इसे आप, सिमेट्री कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहा जाता है, सिमेट्री कहा जाता है। ठीक है। प्राणियों को सममित के आधार पर दो श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। स्पंज मुख्यतः असम्मिति होते हैं। पहले तो पूछा जाता है कौन ऐसा है जो एसिमेट्रिकल होता है, तो आपके स्पंज यानी पोरिफेरा किस में आ जाता है, एसिमेट्रिकल होता है। अर्थात किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा इन्हें दो बराबर भागों में विभाजित नहीं कर पाती है। अगर इन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता तो कैसे होते हैं, असिमेट्रिकल होते हैं। जब किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा प्राणी के शरीर के दो समरूप भागों में विभाजित कर देती है तो उसे हम क्या कहते हैं, अरिसम्मित कहते हैं। सिलेंट्रेटा, टेनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा के कुछ सम्मित पाई जाती हैं, अभी बता रहे हैं क्या होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। किंतु एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा आदि में एक ही अक्ष से गुजरने वाली रेखा दो समरूप दाएं और बाएं भागों में, किसमें, दाएं और बाएं भागों में शरीर को बांट देती हैं। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, द्विपार्श्व सम्मित कहते हैं। बाइलेटरल सिमेट्री कहा जाता है, इसे एरियल सिमेट्री कहा जाता है, उसे एसिमेट्रिकल कहते हैं, इसे एसिमेट्रिकल कहते हैं। ठीक है। इसे एरियल सिमेट्रिकल कहते हैं और नीचे वाले को बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। क्लियर है। चलिए अब मैं जो यहाँ बताने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा। मैं ये बता रहा था कि यहाँ पे इकाइनोडर्मेटा लिखा गया। देखिए इकाइनोडर्मेटा, अगर हमने अभी आपको क्लासिफिकेशन दिखाया तो आपने देखा कोरीफेरा था, उसके बाद सिलेंट्रेटा था, टीनोफोरा था, प्लेटेलमेंथिस, एस्केलमेंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, फिर इकाइनोडर्मेटा। ऊपर के जो जंतु हैं यहाँ पे सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में तो अरिसम्मित पाई जाती है, अच्छी बात है। लेकिन इकाइनोडर्मेटा में भी अरिसम्मित पाई जाती है। लेकिन इकाइनोडर्मेटा का जो लार्वा होता है, जो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, इकाइनोडर्मेटा का जो लार्वा होता है उसमें द्विपार्श्वी सम्मित पाई जाती है। क्या पाई जाती है, द्विपार्श्वी सम्मित पाई जाती है। यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि किस जंतु के लार्वा में, जंतु तो होता है अरिसम्मित का, लेकिन जंतु का लार्वा कैसा होता है, द्विपार्श्वी सम्मित रखता है। तो उदाहरण आपका क्या हो जाएगा, जल्दी बता दीजिए, उदाहरण क्या हो जाएगा, इकाइनोडर्मेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विकोरकी तथा त्रिकोरकी संगठन, मतलब आपका ये कह दें कि यहाँ पे आपका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यानी जो जर्म लेयर बनती है वह जर्म लेयर कितने प्रकार की होती है। एक होती है आपकी दो कोरकी और एक होती है त्रिकोरकी, जिसे आप क्या कह सकते हैं, जिन प्राणियों की कोशिका में दो भ्रूणी स्तरों से व्यवस्थित होती हैं, एक को एक्टोडर्म कहते हैं और दूसरे को आंतरिक एंडोडर्म कहते हैं, अंतःत्वचा कहते हैं। इन्हें द्विकोरकी कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विकोरकी कहते हैं। और इंग्लिश में इसे डिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है। क्या कहते हैं, डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं, डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं, डिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है। यानी इसमें जर्म स्तर दो झिल्लियों से मिलकर बना होता है। एक को हम लोग एक्टोडर्म कहते हैं, दूसरे को क्या कहते हैं, एंडोडर्म कहते हैं। जैसे सिलेंट्रेटा इसका उदाहरण है। अन्य प्राणी विकसित भ्रूण तृतीय स्तर के पाए जाते हैं, इसमें मेजोडर्म होता है। त्रिकोरकी कहते हैं, प्लेटेलमेंथिस और रज्जुकी इत्यादि प्राणी आते हैं। ठीक। अब प्रगुहा क्या होता है, सिलोम क्या होता है, इसे देख लेते हैं। कह रहा शरीर भित्त तथा आहार नाल के बीच में गुहा की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति वर्गीकरण का महत्वपूर्ण आधार है। मेजोडर्म मध्य त्वचा और आच्छादित शरीर गुहा को देह गुहा प्रगुहा कहते हैं। इस तथा इसे युक्त प्राणी को प्रगुही प्राणी कहते हैं। उदाहरण एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, ये सभी इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेट, कार्डेट। कुछ प्राणियों में यह गुहा मेजोडर्म से आच्छादित नहीं होती है, जब बल्कि मध्य त्वचा, मेजोडर्म अथवा बाह्य त्वचा तथा अंतः त्वचा के बीच बिखरी हुई थैली के रूप में पाई जाती है। इन्हें कूट गुहिका कहते हैं। उदाहरण होगा एस्केलमेंथिस। आपसे पूछा जाता है कि स्यूडोसिलोमेट प्राणी का नाम बताइए, आप बताएंगे एस्केलमेंथिस। ठीक है, एस्केलमेंथिस। क्या बताएंगे, एस्केलमेंथिस। स्यूडोसिलोमेट होता है। और एसिलोमेट कौन होता है, तो आप कहेंगे अगुही प्राणी कौन होता है, प्लेटेलमेंथिस। यानी प्लेटेलमेंथिस, एसिलोमेट। स्यूडोसिलोमेट कौन होता है, एस्केलमेंथिस। और उसके एस्केलमेंथिस के बाद जितने हैं सभी कैसे होते हैं, सिलोमेट होते हैं। खंडीभवंश सेगमेंटेशन, बॉडी सेगमेंटों में बटी होती है। आपसे ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे दिया गया है खंडीभवन। ठीक है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ प्राणियों में शरीर बाह्य तथा आंतरिक दोनों ओर श्रेणीबद्ध खंडों में विभक्त होती है।
जिनमें कुछ एक अंगों में क्रमिक पुनरावृत्ति होती है। कह रहा है कि बराबर अंगों में पुनरावृत्ति में खटे रहते हैं, शरीर कटी रहती है। ऐसे कटे हुए शरीर को हम लोग क्या कहते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहा जाता है, जिसे इस प्रक्रिया को खंडी भवन कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए केचुए का शरीर ही ले लेते हैं, तो कैसा होता है, खंडी भवन होता है, यानी मेटामेरिक सेगमेंटेशन में बटा रहता है। इसे विखंडनावस्था कहते हैं। पृष्ठरज्जु आप जानते हैं जीवों को दो भागों में बांट दिया गया, एक को आप लोग कहते हैं नॉन कार्डेट और दूसरे कहते हैं कार्डेट। जिसमें नोटोकार्ड नहीं पाया जाता है उसे नॉन कार्डेट कहते हैं, और जिसमें नोटोकार्ड पाया जाता है उसे हम लोग कार्डेट कहते हैं। ठीक है, शलाका रूपी पृष्ठरज्जु नोटोकार्ड मध्य त्वचा मेजोडर्म में उत्पन्न होती है, जो भ्रूणी परिवर्धन विकास के समय पृष्ठ सतह से बनती है। पृष्ठरज्जु युक्त प्राणी को रज्जुकी यानी कार्डेट कहते हैं, और जिसमें नहीं पाया जाता उसे क्या कहते हैं, नोटोकार्ड नहीं पाया जाता उसे नॉन कार्डेट कहा जाता है। प्राणियों का वर्गीकरण हम लोग पढ़ेंगे और यहाँ से एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्राणियों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। प्राणियों के वर्गीकरण में एक दिन में हम कोशिश करेंगे 2 या 3 फाइलम को कवर करेंगे, और 2-3 फाइलम को कवर करते हुए हम कोशिश करेंगे तेजी के साथ इसको कवर करेंगे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।